एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? लास्ट क्लास में बात हुई थी इस बारे में, व्हाट एग्जैक्टली इज एसिड एनहाइड्राइड? नहीं, देखो एसिड एनहाइड्राइड उसके नाम से क्लियर है ना, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एसिड। एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एसिड, तो वाटर निकाल लो, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं एसिड माइनस H2O। एसिड में से अगर मैं वाटर का रिमूवल करूंगा तो ये बनेगा, दैट वुड बी बेसिकली नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। एवरीबडी एग्रीज, राइट? अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पहले इसका एक बहुत ही बेसिक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, देन विल गो अहेड विद द डाइवर्सिफाइड एग्जांपल। H2SO3 है मान लीजिए, राइट? H2SO3 में से सपोज अब अगर मैं यहां से वाटर का रिमूवल करता हूं माइनस H2O, क्या बनना चाहिए? SO2 बनना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड वुड बी द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। अग्रीड विद दिस, राइट? अच्छा, तो यहां से एक और चीज हमें क्लियर होकर के आ रही है, देयरफॉर जो नेचर होगी, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड सेम ही होगी ना, वाटर का ही तो डिफरेंस है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी हो रही है। जो ऑक्साइड की नेचर होगी वही उसके ऑक्सी एसिड की भी नेचर होगी। एवरीबडी एग्रीज? देखो बेसिकली होता क्या है, लेट मी टेक सम द पॉइंट इज कि आप ClOH भी लिख सकते हो और HOCl भी लिख सकते हो। बात समझ में आई आपको? इसको देखने से लगता है कि ये तो कुछ बेस टाइप का है, इसको देखने से लगता है ये कुछ एसिड टाइप का है, राइट ना? द पॉइंट है, अच्छा इनका एसिड एनहाइड्रेट कौन है? whether it is ClOH or HOCl। इसका एसिड एनहाइड्रेट कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ही सिंपल फंडा है। एसिड एनहाइड्रेट कैलकुलेट करने के लिए वी रिमूव वाटर, बट व्हेन वी रिमूव वाटर, तो वी रिमूव वाटर टिल द टाइम ऑल H एटम्स आर रिमूव, जब तक सारे H एटम्स रिमूव नहीं हो जाते। अब आप ऐसे देखिए, व्हेन यू स्टार्ट रिमूविंग वाटर, ये HOCl है और इससे आप H2O का रिमूवल करना स्टार्ट करेंगे। द प्रॉब्लम विच विल कम है कि यहाँ पे दो H ही नहीं है ना, तो कोई बात नहीं ना, दो मॉलिक्यूल्स ले लो ना, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है कि एक ही मॉलिक्यूल लेना है। टेक 2 HOCl, दो तो ले सकते हैं ना, अगेन 2 HOCl ले लीजिए एंड देन स्टार्ट रिमूविंग दिस, तो अब क्या बनेगा? देखो H2O2 Cl2 टाइप है ना, तो ये तो H2O निकालेंगे तो Cl2O, तो Cl2O विल बी द एसिड एनहाइड्रेट ऑफ दिस HOCl, राइट? मतलब यहां पे अगर मैं प्लस H2O कर दूंगा सपोज, तो HOCl ही वापस बन जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? एवरीबॉडी इज क्लियर? परफेक्ट, फाइन। सेव करते जाते हैं, बाद में अपलोड करवा देंगे वेबसाइट पे, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। या एक में कर देते हैं ताकि मेमोरी उसकी काफी नॉर्मल रहेगी, आप आसानी से 15-20 किलोबाइट्स की फाइल होगी, राइट? हाँ, तो अब मैं कुछ एसिड्स लिखता हूं, ट्राई टू मेक देयर एनहाइड्रेट्स इन योर कॉपीज, ठीक है ना? कुछ सीरीज ऑफ एसिड्स लिखता हूं, देखो मैं HClO, HClO2 साथ में बनाते जाइएगा आप फटाफट, बस अपने को अटेम्प्ट करना है। नोटबुक का बाद में कर लेना, इसको डाउनलोड हो ही जाएंगे, डाउनलोड ही कर लेना। इनफैक्ट नोटबुक क्या करना है रिवाइज करने के लिए, HClO2, HClO3, HClO4, H3, HClO4, एक काम करो फिर आ जाता है अपना HNO2, HNO3, राइट? इन सबके एसिड एनहाइड्रेट बनाओ फटाफट। ड्रॉ द एसिड एनहाइड्रेट ऑफ ऑल ऑफ दीज। अच्छा, आज क्लास के एंड में याद दिलाना, बेसिकली मैं मेरा मेल आईडी आप लोगों को दे दूंगा और 2-3 स्टूडेंट्स अपने मेल आईडी और सेल नंबर भी दे देना। सेल नंबर तो रियरली काम में आएगा, बट थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लिया करेंगे मेल वेल पे कि क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, राइट? जैसे मतलब अगर मुझे पता होता कि डीवीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो मैं एक आध दिन पहले करवा देता उसको डिस्ट्रीब्यूट, तो वो थोड़ा सा बेटर ही रहता है। हाँ, तो उससे चीजें बहुत ही इंटैक्ट रहेंगी। रादर देन आई कोऑर्डिनेट विद द सेंटर, इट्स बेटर टू कोऑर्डिनेट विद एन आवरसेल्फ, इससे एग्जैक्ट क्लैरिटी रहेगी।
फाइन, ये मुझे क्लास के एंड में याद दिलाना अगर मैं भूल जाता हूं तो भी। इनके आंसर्स भी लिख देता हूं, आप लोग आंसर्स मैच करते जाइएगा, जहां पे आंसर आपका मैच नहीं करता है, नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे बताते जाइएगा। आई विल कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स आल्सो। मैजेंटा कलर से आंसर्स लिखता हूं। और थोड़ा स्पीडली सॉल्व करते रहिए। हो गया? कोई डाउट किसी को कहीं पे भी? अभी कोई भी डाउट हो पूछते जाइएगा, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं, बट फिर मैं उसी हिसाब से एडवांस अप करता रहूंगा, एज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस थिंग्स, राइट? तो कहीं पे भी नहीं समझ में आया उसी टाइम बोल दीजिएगा। हाँ, अब कुछ एक और एसिड्स देता हूं मैं आप लोगों को। HNO4, H2SO5, HNO4, H2SO5, देन अपना H3PO2, H3PO3, बोरिक एसिड H3BO3, एसिड्स हैं ये जितने भी अभी अभी मैंने आपके सामने लिखे। विल नॉट डू इट नाउ, विल डू इट एज एन होम असाइनमेंट। नेक्स्ट क्लास में आते ही याद दिलाइए आपको। अब एक बेसिक आइडिया तो आई है कैसे सॉल्व करना है। डू इट इन योर होम असाइनमेंट एंड देन लेट्स टेक इट एट द नेक्स्ट वन। क्लियर? परफेक्ट है? ओके। हाँ, इसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। H3BO3 बोरिक एसिड, फाइन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो इसके बारे में बात होगी। इफ आई जस्ट आस्क यू एज एन एग्जांपल ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि जहां पे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। आई विल कीप ऑन मूविंग आइट। तो आज के एज एन एग्जांपल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और एक तो मैं ऑर्डर आपसे पूछ लेता हूं जल्दी। HClO2 वर्सेस HClO4, दिस इज वन। सेकेंड, लेट मी आस्क कार्बोनिक एसिड एंड बोरिक एसिड, एंड थर्ड लेट मी आस्क कार्बोनिक एसिड एंड silicic acid. What do you people say? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लॉजिक बताओ। यू आर सेइंग इसमें ये होना चाहिए। भाई हाँ, बेसिकली मतलब यहाँ पे तो हम ये बात कर रहे हैं शायद कि Cl2O3 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट Cl2O7, सो वी आर प्योरली टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने मल्टीपल ऑक्साइड्स के अंदर किया था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +7 मिलने वाला है, राइट? और इसको लाइट कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वी आर गोइंग टू गेट +7, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट? +3। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाला। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? मेरे को आप मेरे को मेल पे या तो फॉरवर्ड
बोलिए। हाँ, ऑक्सीडेशन से डायरेक्टली एसिड में ढूंढ सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ वो एक ही बात है, सेम ही है। वो तो यहाँ पे इसका और इसका तो सेम ही रहेगा ना, ये तो सेम ही है, इसके अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, H2CO3 H3PO3 में H2CO3 क्यों? हाँ वेरी गुड। तो मतलब इसका इससे निकल करके आया कि इसका जो पीरियोडिक वेरिएशन है, इफ आई टॉक अबाउट इट्स पीरियोडिक वेरिएशन, देन इट विल कम आउट टू बी कि लेफ्ट टू राइट एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों बढ़ेगी? हाँ हाँ, मतलब मेटल से नॉन मेटल्स की साइड में जा रहे हैं ना, वही ऑक्साइड वाला फंडामेंटल है, राइट। तो सेम एज ऑक्साइड, और ऐसे ही टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। ये जो एसिड स्ट्रेंथ है यहां पे लिख देता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नथिंग एल्स। केवल ये लॉजिक लगा रहे हैं जो रेड कलर से लिख रहा हूं मैं अभी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? किसी को कोई डाउट? परफेक्ट, ओके। तो वापस ऊपर देते हैं, इसके अंदर ये ज्यादा एसिडिक होगा और इसमें ये ज्यादा एसिडिक होगा। कोई डाउट? एवरीबॉडी इज क्लियर? देखो ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना। अच्छा तो अच्छा ओके, कार्बन साइड में है क्या? सॉरी, लेफ्ट टू राइट। आई होप एवरीबॉडी एग्रीज। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स और इनके पीरियोडिक वेरिएशंस के बारे में बात हो चुकी है। मल्टीपल ऑक्साइड्स आल्सो वी नो। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है? व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड? इफ आई आस्क, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड? पार्डन? HClO4. HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड नोन टू अस। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक सोच के बताइए मुझे। तो इसका लॉजिक सोचो, मैं 1 मिनट में तुम्हारी डीपी वहीं पे देख लेता हूँ ना, टाइम नहीं लगेगा, मैं उनको बता देता हूँ कौन सा प्रिंट निकालना। फटाफट सोचो इसका लॉजिक, मतलब अभी तक जो कुछ पढ़ा उसके बेस पे बड़ा आराम से बता सकते हैं। डाउनलोड करेगा कैसे पढ़ेगा? कंप्यूटर से कैसे फिर भी वही
लॉजिक बोलिए। अच्छा हेलो फोर, हाँ बोलो, बोलते हो, सुन रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दैट इज परफेक्टली फाइन। वो यार सेइंग कि इंटरसेक्शन पे है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बनेगा वहां पे HClO4 है, दैट्स व्हाट। नहीं तो फ्लोरीन है ना वहां पे, तो टॉप पे तो फ्लोरीन है। नहीं हो सकते क्योंकि डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर रहा है तो +7। हाँ फ्लोरीन के पास तो होते ही नहीं है ना, एक्सपांशन हो ही नहीं सकता, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 ही होती है, 3 5 7 तो होती नहीं है फ्लोरीन। अच्छा तो फ्लोरीन, अब द पॉइंट इज कि F फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड बनाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? वो तो मेरे को समझ में आ गया कि ये बनेगा और HFO4 नहीं बनेगा, ये क्लियर हो गया मुझे। अब इसका क्या है नीचे वाले, वो चीज तो क्लियर हो गई पहले। हाँ वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब द पॉइंट इज कि व्हेन आई से कि इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो HOF का क्या होगा? ये तो बन सकता है ना, जैसे HOCl बन सकता है वैसे HOF भी बन सकता है। हाँ बोलो। नहीं एक मिनट, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे प्लस में, फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो -1 ही है ना। उसका स्ट्रक्चर बना लो ना, इस तरह का होगा ना, ऑक्सीजन बीच में आएगा, इस साइड में H आएगा और इस साइड में F आएगा, राइट। अब ये तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये तो -1 पे जाएगा, तो इसका मतलब इस साइड से ऑक्सीजन को +1 मिलेगा और इस साइड से ऑक्सीजन को -1 मिलेगा, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0, राइट। और H तो क्या +1 में रहेगी, राइट। तो बेसिकली HOF बनता है बट द प्रॉब्लम है कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो इमीडिएटली डिकम्पोज ऑफ हो जाता है अपना उसमें HF और +O2 में। हाईली अनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैजेंटा कलर यूज कर रहा हूँ या एक मिनट ब्लैक कलर होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिल्कुल पास में रख दिए हैं आपने। एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, दोनों के पास लोन पेयर्स भी बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है दोनों की। बात समझ में, राइट। मतलब वही पेरोक्साइड टाइप का हो गया ना, जैसा पेरोक्साइड में होता है वो भी तो इसीलिए अनस्टेबल होता है ड्यू टू एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एवरीबॉडी एग्रीज? परफेक्ट, ओके। चलो तो ये बात आ गया, ओके। एक सेकंड जाओ, यूपीआर देखते हैं आपको।
मेरे पास होगी शॉर्ट डिवीजन ना लेकर चलिए आगे बातचीत करते हैं अपन तो यार
हाँ, तो एसिड्स के बारे में अपनी बातचीत हो गई है। चेक नाउ। लेक्चर के एंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हो सकता है जोक लग रहा हो, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग फॉर मी, जो मैं रिफ्लेक्ट नहीं करता हूँ कि यार एक हफ्ता हो गया डीबीबी नहीं मिली है। तो लेक्चर के एंड में वो ध्यान रखिएगा, मेल आईडी वगैरह कम्युनिकेट कर लीजिएगा, और मुझसे ही नहीं बाकी टीचर्स से भी, खरे सर वगैरह से भी कर लीजिए। डीबीबी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या यार? 2 बार तो मैं जा चुका हूँ, पता नहीं यार कैसे लोग हैं, मतलब इट्स टू स्ट्रेंज, उनको डीबीबी नहीं दिखाई दे रही है। देखता हूँ इनकेस अगर मेरे पास है तो बिना डीबीबी क्या पढ़ाई करेंगे यार, ऐसे थ्योरी पढ़ के कोई कुछ बहुत अचीवमेंट थोड़ी होती है लाइफ में। चलो अभी तो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को साथ में, ये इसको जितने काम के क्वेश्चन है, राइट, फिर एंड में प्रिंट आउट दे देंगे इसका। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसी का जाते टाइम प्रिंट आउट भी मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर के बारे में अभी नहीं बताया होगा शायद मैंने, राइट। हाँ, अब क्या वो इसके बिना कोई मतलब नहीं है, लॉट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग्स, तो वो अगर सामने होगा तो अपन काम की बातें ढंग से कर सकते हैं, इस वजह से इतनी देर से इसको ढूंढ रहा था। हाँ, तो बात करते हैं ना डेल्टा एच हाइड्रेशन रिलेटेड है। देखो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होता है, विच आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल्स और नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स ऑब्वियसली, तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? मेटल्स, राइट। अच्छा एक सेकंड, इनको मैं ये मेल भी कर देता हूँ, ये डीबी आप लोगों के। बुला के लाना किसी को, उनको बोल देते हैं ना कि ये वाला प्रिंट करके दे देंगे, फटाफट बुला के लाना है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड। एक तो रिवीजन ड्यूटी नंबर 1 है और एक और DP1 के नाम से मैंने अभी आपको मेल किया, उन दोनों की फोटोकॉपी करा के पहले दे दीजिए। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself getting reduced, agree with this, right? Okay, itself getting reduced, itself getting reduced. When I say itself getting reduced, it means reduce क्या होता है, gain of electron होता है। Do you agree with this? This is obviously gain of electron. Perfect. अच्छा, now since this is gain of electrons, though it means कि as electron affinity increases,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ज्यादा बेटर होता है, आसानी से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अगेन सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा ना, इटसेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो व्हेन इटसेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो यहां पे एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Everybody agrees with this? So now by virtue of this I can definitely say that first A group में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? फर्स्ट ए ग्रुप में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वुड बी सीजियम। और हेलोजेंस के अंदर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? अच्छा, Cl की होती है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे ज्यादा, तो इरेगुलरिटी है ना सेकंड और थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेकंड पीरियड, तो ये हो जाएगा Cl। अग्रीड? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये अब देखो इसके अंदर काम की चीज है कि ये जो है बता है ना ब्रश, ये मैंने बताया ये वाला पार्ट रॉन्ग है बेसिकली, ये काफी डिसेप्टिव पार्ट है, इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए इसके अंदर एरर कहां पे है, वो करेक्ट नहीं है, और कहां पे गड़बड़ी है देखिए वो मैं बताता हूं आपको अभी। होता क्या है, किसी भी एक के बारे में बात कर लेते हैं। आइदर लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में सिनारियो कुछ तो इस तरह का रहेगा। ये बात समझ में आ गई, इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, बट द पॉइंट इज कि नॉन मेटल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो क्लियर है। नॉन मेटल सबसे पहले तो कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है? जनरली लिक्विड या गैस फेज में एग्जिस्ट करता है, तो कुछ इस तरह का होगा ना कि बेसिकली X2 गैसियस फॉर्म में होगा सबसे पहले तो, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से कहीं पहले की स्टेज होगी कि हाफ X2 गैसियस कन्वर्टिंग इनटू X गैसियस, पहले तो उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। फिर ये जो X गैसियस है ये अब आगे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा डेफिनेटली, प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू X गैसियस होल नेगेटिव, नो डाउट, राइट। और फिर इसके बाद में ये जब X नेगेटिव गैसेस बन जाएगा, जनरली ऑल द रिएक्शंस टेक प्लेस इन एनी सॉल्वेंट, राइट। तो अगर पोलर सॉल्वेंट सपोज मैं यहाँ पे वाटर ले लेता हूं, तो मेरे पास में जो X गैसेस होल नेगेटिव है, ये अब सॉल्वेंट H2O की प्रेजेंस में यहाँ पे हो जाएगा X एक्वस होल नेगेटिव। डू यू एग्री विद दिस? अब आप एक काम कीजिए यार, एक मिनट इसको मैं थोड़ा इधर सामने रख लेता हूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, मैं सामने की साइड ही ये और तो काफी आ जाएगा।
अब बात करते हैं, देखिए तो बेसिकली इन सारी रिएक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा मेरे हिसाब से। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डू यू एग्री विद दिस, हो जाएगा ना। इसी तरीके से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो रिएक्शन मेरे पास में आएगी दैट वुड बी हाफ H2 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू X aqueous whole negative. Everybody agrees with this, right? और ये जो रिएक्शन अब मेरे साथ सामने आ गई है इस समय, अभी जिस रिएक्शन से मैं यहाँ पे कंसर्न हूँ, ये रिएक्शन एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। अब थोड़ी देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये जो रिएक्शन है मिडिल वाली रिएक्शन, वी वर टॉकिंग अबाउट कि मिडिल वाली रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करिए, बट ऐसा नहीं है ना। अच्छा, अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। अब हमें एक तो ये चीज समझ में आ गई कि ये जो लास्ट रिएक्शन है इट इज नॉट अ रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस विद अ पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ ना, कंप्राइजिंग ऑफ 3 रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस को कंप्राइज ऑफ कर रहा है ना ये। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, राइट? तो नाउ अब अगर ये 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं, फाइनल रिएक्शन की फिजिबिलिटी देखो, इस चीज से तो आई नो कि एवरी ऑफ यू वुड एग्री कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, उतनी ज्यादा फिजिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन की। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, राइट? बट द पॉइंट इज कि जो लास्ट वाली रिएक्शन है, जो नेट रिएक्शन मेरे सामने है, लेट्स से मार्क इट एज रिएक्शन नंबर 4, राइट? द प्रॉब्लम कम्स इज कि रिएक्शन नंबर 4 is equal to 1 plus 2 plus 3 which are different kind of the steps। ये सारी की सारी different kind of the steps है ना। ये वाली कौन सी स्टेप थी? BD, मतलब concern to bond dissociation energy। ये वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी और लास्ट वाला डेल्टा H हाइड्रेशन था, राइट? अब उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है, और डेल्टा H हाइड्रेशन हमेशा रिलीज होता है, राइट? तो अब लास्ट वाली जो रिएक्शन है उसकी वो कितना ज्यादा फिजिबल होगी, ये उसके मतलब इन तीनों के समीशन पे तो डिपेंड करेगा, बट हाउ टू डिसाइड, क्योंकि हर एक के हिसाब से कुछ अलग अलग वेरिएशन होगा। इन प्रैक्टिकलिटी देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? तो अब अगर वो 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहे हैं, देन आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि किसके हिसाब से डिसाइड करूं, राइट? तो इसके लिए आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव टोल्ड यू पीपल दिस थिंग और नॉट। अगर मैंने बता दी हो तो आप बता इंटरप्ट कर देना, अदरवाइज मैं बता देता हूं। देखो 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक होता है लैटिस एनर्जी और एक होता है डेल्टा H हाइड्रेशन, राइट? तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अभी अब जो अपना 4th प्रोसेस है उसके अंदर 1 plus 2 plus 3 है और 3rd वन इज ओवर हियर डेल्टा H हाइड्रेशन, राइट? तो अगर ये इन्वॉल्व है तो ये तो मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं ना, कहीं पे भी अगर ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा तो इट हैज टू बी डोमिनेटिंग और डिसाइडिंग फैक्टर, तो ये तो DF होगा ही होगा ना, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी DF। एग्री विद दिस? अब आप आ जाइए, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो हैलोजेंस के केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस, तो हैलोजेंस के केस में सबसे छोटा साइज किसका है टॉप टू बॉटम? फ्लोरीन। फ्लोरीन बीइंग स्मॉलेस्ट हैज मैक्स डेल्टा H हाइड्रेशन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? टॉप टू बॉटम डेल्टा H हाइड्रेशन कैसे डिसाइड करेंगे? साइज से, अक्रॉस द पीरियड, चार्ज से। वेरी गुड। इसकी ये सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा एंड देयरफॉर F2 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजेंस। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? कोई डाउट किसी? बोलो। थर्ड रिएक्शन क्यों लिखा है? रिएक्शन नंबर 3 एक्वस, क्योंकि जनरली जो भी रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी सॉल्वेंट फेज में होती हैं, कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा होता है रिएक्शन के अंदर,
तो जो कॉमन सॉल्वेंट था वो वाटर होता है, तो वो मैंने ले लिया, राइट। इसी तरीके से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, तो मेटल्स की जनरली फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, एम सॉलिड। तो पहले तो ये सब्लाइम होगा, राइट, फिर ये आयनाइज होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, और फिर ये हाइड्रेट होगा, एम एक्वस होल पॉजिटिव, है। इन तीनों रिएक्शंस को अब अगर ऐड कर देंगे तो इससे ये बन जाएगा, एम सॉलिड से ये बना दें, राइट। यही तो हो रहा है, प्लस H2O और माइनस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लो प्लस H2O और माइनस इलेक्ट्रॉन। ये वही रिएक्शंस हैं बेसिकली जैसे पहले आई थी, दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और ये 4 है, मतलब नेट ऑफ 1 2 3। एग्री? तो फर्स्ट ग्रुप में कौन सा होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा होगा? लिथियम होगा ना। यहाँ पे भी तो DF डेल्टा एच हाइड्रेशन आ जाएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर वही होगा ना, होगा नहीं होगा? तो DF अगर वो होगा डेफिनेटली ये तो लिथियम आ गया ना इसका आंसर। एवरीबडी एग्रीज? किसी को कोई डाउट? क्लियर? ओके, चलो तो इस पे आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर? फ्लोरीन है। विच आर फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ? ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? सोडियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हाउ डू वी डू दिस? हाँ, अरे उसने पूछा है लोएस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, राइट। तो आप देखना स्टार्ट करो ना, इसमें जनरली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे? ये मेटल है तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट। तो द पॉइंट है उसने पूछा लोएस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो वो तो इसी की होगी ना, ये रहा आंसर। ये तो रिड्यूसिंग में होता ही नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आंसर शुड बी दिस वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सेकंड का तो ये आंसर शुड बी। एग्री विद दिस? सल्फर है ना, मतलब वो तो इंटरमीडिएट कैटेगरी में ही आएगा ना, तो नीड नॉट टू चेक। क्लियर है? राइट, परफेक्ट, ओके। An element is oxidized by fluorine and not by chlorine. Could the element be sodium? देखो वो कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसको फ्लोरीन से तो ऑक्सीडेशन हो जाता है बट क्लोरीन से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट M है, M प्लस F2 की तो रिएक्शन हो जाती है, मतलब फ्लोराइड बन जाता है, बट आप कहोगे कि M प्लस Cl2 तो क्लोराइड नहीं बनाएगा, ये कह रहा है वो, राइट। और जो ऑप्शन उसने हमें दिए हुए हैं 2000 के सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये उसने हमें ऑप्शन दिए हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना। कौन सा होगा और क्यों होगा? नहीं, लॉजिक बताओ मुझे, आंसर में तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं होता। यार सेइंग आंसर इज दिस, वो तो समझ में आ गया, तो तुम कह रहे हो कि ये आंसर है। लॉजिक बताइए, हाउ डू वी सॉल्व दिस? हाँ जी, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा वो बताइए। तो पोजीशन तो ये रही इसकी, मैं बना देता हूँ। ऑक्सीजन इधर है, फिर फ्लोरीन है, फिर उसके नीचे यहाँ सल्फर है, यहाँ कहीं एल्यूमिनियम है और फिर सोडियम है। ये लो, अब बताओ। Is almost the same size as that of fluorine because it is in the same period, and chlorine is just below fluorine, so that is why the answer should be also because second and third. Because आप ऊपर ले सकते हैं, ऊपर ले लेते हैं, तुम कह रहे हो तो ये लो।
तो ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा अच्छा होगा। ओवरलैपिंग का भी लेना देना ही नहीं होता, कंसर्न फैक्टर ही नहीं है ओवरलैपिंग यहाँ पे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो बी वेरी स्पेसिफिक ना, डेल्टा हाइड्रेशन के हिसाब से बात करोगे आप। When you are talking about oxidizing agent, you have to be very specific that you are talking with respect to delta hydration only. केवल delta hydration के हिसाब से बात कर रहे हो आप। परफेक्ट। तो delta hydration दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज एक साइज। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो फ्लोरीन से ऑक्सीडाइज हो जाता है बट सीएल उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो आप ऐसे देखो कि ये जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, ये जितने भी एलिमेंट है, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, इन सबको सीएल ऑक्सीडाइज कर देगा। जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल दोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय सीएल। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? बहुत बहुत सिंपल लॉजिक है ये। क्रॉस द पीरियड चलेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर सीएल का ज्यादा है, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा वो, राइट। अब ऑक्सीजन के बारे में जब बात आती है तो सीएल वर्सेस ऑक्सीजन, जब आप साइज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और सीएल में से ज्यादा बड़ा साइज किसका है? और साइज के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आ गया हूँ, राइट। तो सीएल का साइज अगर यहाँ पे बड़ा है तो डेल्टा एच हाइड्रेशन फिर किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो फिर तो ऑक्सीजन सीएल को ऑक्सीडाइज करेगा ना, सीएल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज थोड़ी कर पाएगा। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? क्लियर, राइट। तो ऑक्सीजन आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट, in aqueous solution which is the best reducing agent among alkali metals? lithium, Li. फिर specify the nature of oxides. अच्छा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वगैरह क्लासिफाई कर चुका हूं ना मैं, अभी नहीं किया था तो कर देता है ना। अभी नहीं किया है, अभी कर देता ना, मुझे याद नहीं है बेसिकली मैंने किया है या नहीं किया है, अभी कर देते हैं ना। हाँ तो अभी बात कर लेते हैं ना उसके बारे में। देखिए बाकी तो पता ही है, एम्फोटेरिक देख लेते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में दो चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हैं। जस्ट टू रिमाइंड, पीएच का क्या होगा? ग्रेटर देन 7, लेस देन 7? हाँ, पीएच ग्रेटर देन 7 भी राइट है इसके लिए और लेस देन 7 भी राइट है, राइट। और रिएक्शन दोनों से ही करता है, एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। दैट्स हाउ इट इज एम्फोटेरिक। तो इसको देखो आप, बाइफरकेटिंग लाइन बना लो। बाइफरकेटिंग लाइन होती है ना ये वाली, ये बाइफरकेटिंग लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इस साइड में नहीं, मेटलाइट्स रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये केवल इतना रिप्रेजेंट करती है कि इस साइड में नॉन मेटल्स हैं, ऊपर वाली साइड में, और नीचे वाली साइड में मेटल्स है। मतलब रिलेटिव मेटेलिक कैरेक्टर, रिलेटिव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बाइफरकेटिंग लाइन है, राइट। नाउ द पॉइंट इज, इस लाइन के अराउंड या इसके ऊपर जितने भी होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी होगी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं, राइट ना। इंटरमीडिएट नेचर है ना, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के बीच के इंटरमीडिएट नेचर हुई ना भैया। अगली, तो मैं आगे अल्कली यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्रांगली एम्फोटेरिक कौन से होते हैं और वीकली एम्फोटेरिक कौन से होते हैं। तो देखो स्ट्रांगली एम्फोटेरिक, अच्छा ये क्या लिया मैंने, स्ट्रांगली एम्फोटेरिक में एक तो एल्यूमिनियम आएगा, उधर भी देखकर आ जा रहा हूँ। उसके बाद में गैलियम भी आ जाएगा, तो इंडियम वीकली एम्फोटेरिक में आएगा, तो जर्मेनियम भी इधर ही आएगा। एसएन स्ट्रांगली एम्फोटेरिक में आएगा, लेड वीकली एम्फोटेरिक में आएगा। मैं बताता हूँ ये स्ट्रांग और वीक का मीनिंग क्या है। आर्सेनिक स्ट्रांगली एम्फोटेरिक होगा। उसके बाद
एस भी वीकली एम्फोटेरिक होगा। और इसी में स्पेस नहीं है, उसमें क्या किया जाए, राइट में देखो यहीं पे दो और होते हैं बेसिकली, यहाँ पे मैंने आपके सामने नहीं बनाया है, बट वो दो और होते हैं, उनको मैं ऐड कर देता हूँ। जिंक भी बेसिकली यहीं पे होता है और बेरिलियम भी इसी कैटेगरी में आता है। रुको एक मिनट, लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ दिखाई देने लगेगा। अब देखो स्ट्रांगली एम्फोटेरिक का क्या मतलब हुआ, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना, तब तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो स्ट्रांगली एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक को ले लो, लेट्स टेक एल्यूमिनियम। HCl से मैं रिएक्शन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि HCl से रिएक्शन बहुत आसान हो गया। एल्यूमिनियम की HCl से रिएक्शन से क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, राइट। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, वो पता है सभी को। एल्यूमिनियम की NaOH की रिएक्शन से क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा, उसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके बाद में जब उसको Al2O3 होगा ना, इसका ऑक्साइड ही बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। फिर इसी तरीके से यहाँ पे अगर SNO से रिएक्शन होगी और SNO2 से रिएक्शन होगी, अब क्या बनेगा देखते हैं आप फटाफट, क्योंकि आप अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। Na2SNO2 और Na2SNO3। अब इस बात को समझिए कि मैंने इसको डिटेक्ट कैसे किया। मैंने डिटेक्ट ऐसे किया कि यहाँ पे SN की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है ना, यहाँ पे SN की ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे SN की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। यहाँ पे कितनी है अब देखो, सही में रेडॉक्स चेंज थोड़ी हुआ है, नॉन रेडॉक्स है ना, तो मैंने इस तरह से बनाया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी सेम रिटेन रहे। इसी तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या था, +3, यहाँ पे भी +3 था। बात समझ में आई आप सभी को, एवरीबॉडी इज क्लियर। अब जिंक ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, जो SNO के साथ बना है वही बनेगा ना, सेम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर बना तो रखा है, ये रहा ना, SNO के बजाय ZNO कर दिया। सिमिलरली बेरिलियम ऑक्साइड, तो यहीं पे ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, ऑब्लिक बेरिलियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2BeO2। डू यू एग्री विद दिस, एवरीबॉडी इज क्लियर, परफेक्ट, राइट। अच्छा, इनके जो अगर मुझे नेमिंग करनी है, सपोज इसको कहते हैं एल्यूमिनेट, इसको कहेंगे स्टेनाइट, नीचे वाले को कहेंगे स्टेनेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेनाइट एंड स्टेनेट, क्लियर, राइट। अब इसी तरीके से आप SN के बजाय यहाँ पे PB रख दीजिए, बस जहां पे मैंने लिखा कि वीकली एम्फोटेरिक, उसमें इस रिएक्शन का एक्सटेंट कम होगा। किसी भी रिएक्शन का एक पर्टिकुलर एक्सटेंट होता है ना, व्हेन आई एम सेइंग कि कोई भी स्ट्रांगली एम्फोटेरिक है, देखो एक मिनट इसको सेव कर देते हैं, देखो इसकी पीछे वाली स्लाइड में ना 11 नंबर इधर ही होगा, ये रहा। व्हेन आई एम सेइंग कि ये स्ट्रांगली एम्फोटेरिक है, इसका मतलब जो NaOH प्लस ऑक्साइड वाली रिएक्शन है, इसका जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो ग्रेटर देन 60% है। और वीक के केस में यही जो एक्सटेंट है वो लेस देन 40% हो जाएगा। बात समझ में आई, राइट। उसका 20% पार्डन, नहीं मैं जस्ट आपको रेंजेस बता रहा हूँ यार, वो तो 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, राइट। मैं जस्ट एक रेंज बता रहा हूँ आपको, भी काफी लेसर साइड पे, हायर साइड पे, स्ट्रॉन्ग और वीक जनरली उसको कहेंगे। और वीक इसमें लिखा है कि ऐसा नहीं है एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता ही नहीं है, मतलब 0 नहीं है उसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर, कुछ ना कुछ है। मैं बताया ना, रेंज बताई है मैंने आपको, इट इज ऑल रिलेटिव कैरेक्टर्स। बात समझ में आई आप सभी को, राइट, ओके। तो अब हमें कुछ
कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स समझना है। अच्छा, अब जैसे NaAlO2 होता है, NaAlO2 है और NaAlOH होल 4 है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, या कोई डिफरेंस है या नहीं है? NaAlO2 NaAlOH whole 4. Is there any difference or there is no difference? What do you people say? कुछ नहीं है, NaLOH O2 को वाटर के अंदर डाल दीजिए, NaLOH whole 4 बन जाएगा। परफेक्ट, राइट। वही एल्यूमिनियम प्लस 3 है, आप कहीं पे भी निकाल लीजिए, कैसे भी निकाल लो, एल्यूमिनियम प्लस 3 में ही आएगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, तो आपको एम्फोटेरिक का भी आइडिया हो गया। वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इसमें क्या है, स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। CO का क्या नेचर है? हाँ, CO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आता है ना यहाँ पे एक क्वेश्चन का पार्ट है, CO तो न्यूट्रल है। SnO2 का क्या है? SnO2 एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक, और SiO2 एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, राइट? बोलते हो एम्फोटेरिक का मेटल सब याद रखो। हाँ, कुछ भी होता है, ये 5 ही होता है बेसिकली। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, CO2, CO और वाटर। तो 7 मेरे ख्याल में कैल्शियम ऑक्साइड तो सबसे पीछे आएगा ना, जब एसिड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। डू यू एग्री विद दिस? तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड था, वाटर था, CO2 और CO। CO2 और CO में से कौन आगे आएगा? CO2 आगे आएगा यार। CO तो वैसे ही न्यूट्रल की साइड में चला जाता है, राइट? फिर CO, राइट? अब क्या आएगा? CO2 के बाद क्या आएगा? CO आएगा। हाँ हाँ, बेसिकली यहाँ पे CO नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? यहाँ पे वाटर आएगा विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू CO। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ना यार, CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, और होते तो ये दोनों लगभग न्यूट्रल ही है। अच्छा, एक मिनट रुको, नहीं सॉरी, रुको एक मिनट। CO आगे आएगा, अभी मैं बताता हूँ किस वजह से आएगा। CO आगे आएगा, नियरली इक्वल टू H2O लिख दो, वो एक अलग चीज है, बट डेफिनेटली ये CO आगे तो आएगा ही। द रीजन इज कि बेसिकली वो CO एसिड फॉर्म कर सकता है। वाटर का तो pH एग्जैक्टली 7 नहीं होता ना, प्योर वाटर pH इज एग्जैक्टली 7। CO का pH एग्जैक्टली 7 नहीं होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इसीलिए तो कहते हैं वो है तो न्यूट्रल ऑक्साइड, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इट एक्ट्स एज अ वीकली एसिडिक ऑक्साइड। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, राइट? तो CO आगे आएगा, फिर वाटर आएगा, इसके बाद कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कहीं कॉपर ऑक्साइड घूम रहा होगा। दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर। कोई डाउट किसी को? एवरीबॉडी एग्रीज? नेक्स्ट क्वेश्चन ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बात करते हैं, ये अभी नहीं होगा आप लोगों से, इनेट पेयर इफेक्ट वगैरह से रिलेटेड है ये। इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी है, हाँ ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, your following would not proceed to RHS। इसको कैसे करेंगे?
जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ केवल वही कीजिएगा थ्योरी रिवाइज करके, बीच में जो है उनके भी थ्योरी नहीं पढ़ाई। हाँ नहीं, लॉजिक बताइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर। आंसर जो भी आना होगा आ जाएगा। हाँ लॉजिक बताओ। आंसर तो डी हो जाएगा, या मुझे पता नहीं है, जो भी आंसर होगा, चेक नहीं किया अभी मैंने, बट कैसे I2Cl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा भाई। अरे यार अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां से बीच में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यू कैन नॉट यूज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आज इसी बारे में बात की है, फिर एग्जाम में गलत करोगे। ध्यान दो ना इन सारी चीजों को। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज F2Cl2 Br2 I2 but on the base of delta H hydration, not on the base of electron affinity. Electron affinity तो relevant ही नहीं है यहाँ पे, irrelevant है, right? तो अगर ये if this is the order तो F2 plus Cl negative will take place, Cl2 plus F negative will not take place. बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंसर, I2 plus Cl negative will not take place. नेक्स्ट वन क्या है, जो ये भी अभी नहीं होगा, नेट पर इफेक्ट के बाद हो पाएगा। इसके बाद 12th में हाँ कुछ हो जाएंगे। एक काम करो, 12th का पार्ट ए हो जाएगा आपसे, देन बस यही पार्ट ए ही होगा। तो पार्ट ए का आंसर बता दो ना डायरेक्टली, 12th के पार्ट ए का आंसर क्या है बोलिए। हाँ बोलो। हाँ मैं 12th के पार्ट ए का आंसर मैं लिख देता हूँ, Li सबसे आगे होगा और Cvm प्लस सबसे पीछे होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है, फाइन। ये नेट पे इफेक्ट के बाद होगा। अभी 16 इज रिपीटेड, 17 अभी नहीं कर पाओगे, 18 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है, दोबारा प्रिंट हो गया। 19 करो आप लोग, सॉल्व डाउन 19, सॉल्व डाउन क्वेश्चन नंबर 19। रीजन लॉजिक बताइए। तो रिवीजन नहीं हुई है, हाँ जल्दी प्रिंट करवाइए यार, फासन करते हैं। अरे जल्दी लॉजिक बताओ यार, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? हाँ बोलिए, जिसको भी बताना है बोलिए। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन छोटा है। फ्लोरीन का साइज आयोडीन से छोटा है, फ्लोरीन का साइज आयोडीन से छोटा है। हाँ देन इसलिए उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम है। हाँ तो फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। एक मिनट उसको यहाँ पे लिख लेते हैं ना। हाँ मतलब ये कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है 19 क्वेश्चन में, तो ये कह रहा है फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन व्हाट? देन आयोडीन। हाँ तो ये क्या रीजन क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? डेल्टा एच हाइड्रेशन तो है ही, और सबसेक्वेंटली डेल्टा एच हाइड्रेशन का फैक्टर कौन सा लगेगा यहाँ पे? साइज लगेगा ना। हाँ तो फिर तो ये ऑप्शन आंसर हो गया इसका। अब देखो ये ऑप्शन के अलावा बाकी सारे के सारे मतलब सही हो सकते हैं लेकिन इररिलेवेंट है। डेल्टा एच हाइड्रेशन को बी, सी और डी में से कोई भी इफेक्ट नहीं करता। दे मे बी इंडिपेंडेंटली ट्रू इन द एब्सोल्यूट मैनर, राइट, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं करता है इस चीज को। देखो बी, सी और डी ऑप्शन में एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? परफेक्ट है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी 20th का पार्ट ए हो जाएगा, बोलो फटाफट। नाइनटीन का डी का डेल्टा एच हाइड्रेशन से क्या लेना देना है ये बताओ। डेल्टा एच हाइड्रेशन से क्या लेना देना है 19 के डी का, बोलो।
रिलेटेड नहीं है ना, जल्दी बोलो यार जो भी बोलना है। KP square by R से force of- अरे टॉप टू बॉटम चार्ज फैक्टर अप्लाई करोगे क्या? टोटल में चार्ज फैक्टर देखता हूँ तो KP square by R तो टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ ना मैं, टॉप टू बॉटम चार्ज का क्या लेना देना? टोटल में अट्रैक्टिव पावर देखता ना, अरे तो वो तो सेम है वैसे भी, एफ कोई -1 होता है, आई कोई -1 होता है। अट्रैक्टिव पावर रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस पे ही डिपेंड करता है, टॉप टू बॉटम तो साइज पे डिपेंड करता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तो लास्ट वाले का क्या लेना देना है साइज से? अट्रैक्टिव पावर मतलब कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे सकता है, कितना फोर्स ऑफ, अट्रैक्शन दे हाँ तो वो डेल्टा एच हाइड्रेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए तो ऑप्शन ए मार्क किया ना हमने। नहीं डी क्यों होगा? डी में तो एफ नेगेटिव और ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। अट्रैक्टिव पावर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पावर ना। अरे यार अगर एफ नेगेटिव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, अगर तुम इसको अप्लाई करोगे तब तो वो हाइड्रेट ही नहीं होगा, तुम खुद ही सोचो। सामने का OH को अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर की बात कर रहा है वो। हाइड्रेशन में क्या होता है, एफ नेगेटिव एच के डेल्टा प्लस के साथ में क्लस्टर बना रहे होंगे, यही होता है ना हाइड्रेशन में, राइट? तो इसके हिसाब से तो अपोजिट फेनोमेनन की साइड में चले जाएंगे हम वैसे भी। फाइन, क्लियर? 20th पार्ट ए फटाफट सॉल्व करो। 20th का पार्ट है। 20 पार्ट है, फटाफट सॉल्व करते जाओ यार। सर बोलते हैं ये सर पेरोक्सिल इंटेक्स से एसिडिक स्ट्रेंथ पे कुछ फर्क पड़ता है? देख लेते हैं यार, पता नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं अभी। क्या क्या है? जिंक ऑक्साइड है एक तो, 20th का पार्ट है ना ये, जिंक ऑक्साइड और क्या क्या? हाँ डीबी, अच्छा ये अभी वो वाली नहीं मिली, ये तो नेक्स्ट है। Na2O2 है और MgO और P2O5। तो क्या पूछा है इसने क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ में नंबर 1 पे तो ये आएगा, इसमें कोई डाउट? एग्री? नंबर 2 पे जिंक आ जाएगा, एग्री? फिर 3 पे ये आएगा और फिर 4 पे ये आएगा, राइट? तो सिंपल इसको मेटालिक एंड कैरेक्टर से सॉल्व किया, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, तुम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से भी सॉल्व कर सकते थे। ऑक्सीडेशन स्टेट से सॉल्व नहीं किया, इससे सॉल्व किया, क्योंकि फर्स्ट वाला ही होता है बेसिकली। ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं होता है यहाँ, नॉट रिलेटेड एट ऑल। वो तो केवल तब कंसिडर करता है जब एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट अपने मल्टीपल ऑक्साइड्स बनाता है, या तो अलग अलग एलिमेंट है। तो डायरेक्टली नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर से रिजॉल्व कर दूंगा मैं इसको। एवरीबडी एग्रीज? किसी को कोई डाउट? अब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह अभी नहीं कर पाओगे, इसमें से और कुछ हो सकता है? हाँ ये एसिडिक कैरेक्टर पार्ट जी हो जाएगा, 20th का पार्ट जी सॉल्व कर दो, फटाफट सॉल्व करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? सॉल्व नहीं किया अभी तक तुमने? मुझे लगा कर लिया होगा, सवाल सॉल्व क्यों नहीं किया तुमने अभी तक? हो गया? एक मिनट, तो पार्ट जी में सबसे क्या क्या लिख लेते हैं ना, एक तो Al2O3 है, पार्ट जी Al2O3 था, MgO था, और कौन सा था? SiO2 और B4O10 है ना, यही था ना? सबसे ऊपर कौन आएगा? P4O10, उसके बाद ये लिखा हाइड्रेटेड रेडियस पार्ट H,
Li प्लस का सबसे ज्यादा, Cesium प्लस का सबसे कम, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद ये एसिडिक नेचर पार्ट आई, तो लिखा है P2O5 है, Cl2O7 है, एंड SO3 है। फटाफट बोलिए, सबसे ऊपर कौन है, जल्दी बोलिए। Cl2O7 ये 1 पे है, उसके बाद में SO3 पे। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 21। बिना आवाज किए सॉल्व कीजिए बिल्कुल। एक्वा लीजिए HNO3 HCl का मिक्सचर 3:1 में। देखिए ये कह रहा है कि कॉपर की आप बात करेंगे, मेरे पास 3 चीजें इसने दे दी, एक दे दिया HCl, दूसरा दे दिया HNO3 और थर्ड इसने दे दिया एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया HNO3 HCl का मिक्सचर 3:1 में। कॉपर का ये कह रहा है कि कॉपर लेस डिजॉल्व, इसके अंदर कलर चेंज करके लिख रहा हूं मैं, कॉपर लेस डिजॉल्व इन HCl बट मोर डिजॉल्व इन HNO3। गोल्ड के बारे में वो बात कर रहा है, डज नॉट डिजॉल्व इन HNO3, इसमें वो डिजॉल्व ही नहीं होता, राइट। तो इसने यहाँ पे दिया नहीं है, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस जब इसमें डिजॉल्व नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, बट डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया। और ये इसमें डिजॉल्व हो रहा है तो एक्वा रीजिया में डेफिनेटली डिजॉल्व होगा। तो एक्वा रीजिया क्या होता है, HNO3 प्लस HCl का ये जो मिक्सचर होता है, यहां से मेरे पास भी निकल करके आता है, दैट इज आई गेट नेसेंट Cl, नेसेंट Cl मिलता है मुझे यहां से, जो कि हाईली रिएक्टिव होगा। अब अगर नेसेंट Cl हाईली रिएक्टिव होगा, सिंस इट इज नेसेंट, since it is nascent, therefore it has to be highly reactive. nascent है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, नो डाउट, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। अब अगर ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पे, तो ये नेसेंट Cl होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, Cl से Cl नेगेटिव बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली वो तो अपना Cl नेगेटिव के अंदर वापस से कन्वर्ट होना चाहेगा। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, परफेक्ट, क्लियर, ओके। तो अब ऊपर वापस आते हैं, देखो हमारे पास 3 चीजें थी, एक HCl, एक HNO3 और एक एक्वा रीजिया। तीनों में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना स्टार्ट करेंगे
तो देखो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज H प्लस। H प्लस कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? रिड्यूस ही होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन ही बनाएगा। अब तो और तो कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, राइट? और इसके बाद में और नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे NO3 माइनस है या नहीं है? Why NO3 माइनस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अरे अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के अंदर बैठा हुआ है ना, तो पीछे जा सकता है ना, NO2 माइनस के अंदर नहीं जा सकता ये +3 में, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। फुल रिड्यूस हुआ तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। और एक्वालिजिया के अंदर तो नेसेंट Cl है, मतलब NO3 माइनस तो खैर है ही, पर ऑन टॉप ऑफ दैट कोई और ग्लास लेके लिख देते हैं Cl इटसेल्फ ही है। तो इस Cl की वजह से ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो दिस इज फार ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज आल्सो क्वाइट ग्रेटर, राइट? नाउ वी नो एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी हम देख चुके हैं। एक्टिविटी ऑफ मेटल में गोल्ड कॉपर से पीछे, तो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करना मतलब रिएक्ट करना, सीधी सी बात है। डिसॉल्व क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, वो तो AuCl3 बनाएगा, राइट? बट द पॉइंट इज कि वो केवल इतना कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर मेरे सामने गोल्ड को आप HCl में डाल देंगे तो नो रिएक्शन हो जाएगी, और वो कह रहा है कि गोल्ड को आप एक्वा रीजिया के अंदर डाल दीजिए, AuCl3 बना देगा। दैट्स व्हाट इट वांट्स टू से। I think the reason is quite clear. कोई डाउट किसी को? Everybody is clear? एक्वारिजिया में क्या होता है? HNO3 HCl का मिक्सचर नेसेंट Cl मिलता है उससे, which is highly reactive. नेसेंट Cl मिलेगा ना, बाकी तो NO2 वगैरह बनेगा। Clear to everybody? आगे बढ़े। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट कर दो। 22 सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। 22 सॉल्व कीजिए फटाफट आप। जल्दी बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? Power 22 का नो रिएक्शन, वाई? हाँ, Cl2 plus Kf is as good as Cl2 plus F नेगेटिव, तो इसमें तो कोई रिएक्शन होती नहीं है ना। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी भी तो डिवाइस किया था हमने। एवरीबॉडी एग्रीज? चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, ये एज इट इज रहने देना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, तो इसके अंदर आंसर वुड बी नो रिएक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ तक जो है ना, आ जाके आप लोगों को पूरी थ्योरी और ये सारे डीपी के जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो सब रिवाइज करना है, राइट? ये मैं मतलब मेरी साइड से तो मैं अभी मेल कर दूंगा इसको IT वालों को, तो आज या कल तक ही अपलोड भी कर देंगे वेबसाइट में। उनको बोल दूंगा सब अपलोड कर दो, तो आप लोग दोबारा गो थ्रू भी कर सकते हो इसको। हाँ, तो यहाँ तो ज़्यादा आगे बढ़ता है। चलो शुरू हो जाओ। 25-26 फटाफट सॉल्व कीजिए। 25-26। अरे एक मिनट यार, 20 जो बोला है अभी पहले वो करो, बाकी काम बाद में करो। 25-26 नेक्स्ट 1 मिनट टू अटेम्प्ट। शुरू हो जाइए फटाफट। सबको मिल गई ना ये डीपी वगैरह जो भी हैं? एवरीबॉडी हैज गॉट इट? तुम ले आओ ना, आप इसको ऑफिस में ले आओ।
देखो 25 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेसिक ऑक्साइड। देखें वीकेस्ट बेसिक ऑक्साइड के बारे में इट इज टॉकिंग अबाउट। एक मिनट, ऑप्शंस में क्या क्या है अपने पास में? Fe2O3, देखो Na2O और BaO तो स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड होंगे, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। तो रिमेनिंग बचे Fe2O3 और FeO। तो लिख लेते हैं Fe2O3 वर्सेस FeO। चूज इसमें से करना है मुझे। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा ना, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो मतलब बेसिक कैरेक्टर कम। हाँ, तो यही पूछा हुआ है कि इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, तो ये आंसर इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। एग्री? परफेक्ट। नाउ 26th, कंसीडर MOH whole thrice by all the group 30 element, correct order of acidic strength। ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, लिखने में हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड प्लस H2O एक ही बात है, राइट? यू कैन राइट HOCl ऑल्सो, यू कैन राइट ClOH ऑल्सो, वो तो लिखने का अलग अलग तरीका है ना। तो इसमें दिस इज ऑल हाइड्रेटेड फॉर्म। व्हाट वी विल डू, हम तो एनहाइड्रस फॉर्म में ऑक्साइड की नेचर देख लेते हैं, वही आंसर होना चाहिए। अब ऑक्साइड की नेचर अगर हम देखेंगे, डाउन द ग्रुप बात कर रहा है ना, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एसिडिक तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट? तो इसने क्या पूछा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी ना। तो सबसे ऊपर तो BOH होल थ्राइस होगा, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, तो फोर्थ ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहां लिख देता है, फोर्थ ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। नहीं, एक्सेप्शन है बीच में किसी ना किसी रीजन की वजह से ही आता है ना, राइट? DF वगैरह क्लियर होने चाहिए, तो अपने आप ही पता रहता है। तो ये हाइड्रेट अभी नहीं कर पाओगे। हाँ, ये 28 का क्या है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। हाँ, 28 से लेकर 34 तक जल्दी सॉल्व कीजिए। 28 to 34, प्लीज डू इट फास्ट। to 34, please do it very fast. आपस में कोई डिस्कस नहीं करेगा यार, अपने आप सॉल्व करो, क्योंकि मैं 2 मिनट बाद उनको सबको सॉल्व कर दूंगा। तो आपको जो भी अटेम्प्ट करना है इंडिविजुअली अटेम्प्ट कर लो।
तो 28th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू पीपल? वेरी गुड, एबीसी वुड बी द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। 28th का आंसर है ए बी एंड सी। एनी डाउट्स एनीबॉडी? परफेक्ट है। एक सेकंड रुको ना। बोलते जाओ, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, डाउट बोलो। बिटवीन पेरेंट आयन MOH होगा तो M+ और OH- तो अलग अलग हो जाएगा ना, उसकी बात कर रहे हैं। कौन से फोर्सेस? M और OH के बीच के फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए बोला आउटसाइड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, तो Cl2O7 सबसे आगे, राइट। कौन सा है? 29 है ना, तो Cl2O7 सबसे आगे है, उसके बाद में SO3 है, उसके बाद में कौन सा है? PbO2 आएगा। हाँ, PbO2 आएगा ऑब्वियसली, लास्ट में आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है, राइट। आगे बढ़ते जाइए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डी भी आपके पास में, सॉल्व करते जाइए फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में बेसिकली आप टाइम मत इन्वेस्ट करो, होगा नहीं आप लोगों से वो। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने इसलिए दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा हाइड्रेशन पे करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सही आंसर है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेसिकली क्या था, जैसे आपको एक मिनट में वो एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो मेटल था, मेटल वाला लिया था ना हमने, जब उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिया था, तो मेटल के अंदर व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, मेटल के अंदर वी स्टार्टेड डूइंग रिएक्शन 4 वाज इक्वल टू 1 + 2 + 3। फर्स्ट स्टेप थी डेल्टा एच सब्लिमेशन। सेकेंड स्टेप क्या थी? आयनाइजेशन। लिख लो यहाँ पे, सेकेंड स्टेप वाज आयनाइजेशन। थर्ड स्टेप वाज व्हाट? हाइड्रेशन। एग्री विद दिस? नाउ द पॉइंट इज, ये जो है सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। डू यू एग्री विद दिस? और ये एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब द पॉइंट इज कि बेसिकली हम लोग तो ये कहते हैं कि नेट प्रोसेस, ऑफ कोर्स व्हाट वी आर सेइंग इज देयर इज नो डाउट इन दैट ये डीएफ है, राइट। बट द पॉइंट इज दिस वी आर सेइंग अज्यूमिंग कि यहाँ पे सच दैट 3 is mod 3 is even greater than mod 1 + 2, obviously, right, है ना। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये जो चीज अब मैंने लिखी हुई है, इट इज 99% ट्रू बट नॉट ऑलवेज,
तो 1 + 2 कर दिया, 1 और 2 इंडिविजुअल तो 3 से कम है, वो तो पता है मुझे, राइट, बट उनका समीशन भी 3 से कम ही होगा. इट इज अगेन जनरली 2 बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज, एंड दैट इज द मेन रीजन. जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे, अगर आप इसी फंडामेंटल से आगे जाओगे तो मैंने आपसे ये पूछा था कि फर्स्ट ग्रुप में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, लिथियम, राइट, बट इसके हिसाब से फिर नेक्स्ट होना चाहिए सोडियम, फिर होना चाहिए पोटेशियम. ऐसा नहीं होता, लिथियम के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है. अग्रीड, राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली होती क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली वी डन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ई नॉट वैल्यूज, ई नॉट निकाला ना, राइट, तो वो ई नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर आप केयरफुली देखेंगे उस चीज को, तो व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द ई नॉट. एक्सप्रेशन ये होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल होता है, यही होता है ना. और इसके अंदर व्हेन आई से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी नॉट के 3 अलग अलग वैल्यूज होते हैं. डेल्टा जी नॉट बोल देता हूं, अरे क्या इनको बोलो थोड़ा नॉइस कम करें यहाँ आसपास, राइट, बोल दो एक बार. डेल्टा जी नॉट के 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं. डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, है ना. इसके ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, जहां पे भी आप डिसएग्री करते हो बोलते रहिएगा. इसके ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसके ऊपर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, राइट. व्हेन वी से कि इसके ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 होगा, जी सर एक सेकेंड में, अरेंजमेंट कर दिया नहीं वो चलता है हाँ वही अबे एक ही पेड़ पाके हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 पे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. नाउ व्हेन वी से डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, तो ई नॉट इज ग्रेटर देन 0. एवरीबॉडी एग्री विद? ध्यान से देखते हैं, समझ में नहीं आएगा. व्हेन दिस इज लेस देन 0, इन दैट सिचुएशन दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट. अच्छा, अब इसको एक बार इंडिपेंडेंटली छोड़ दो. डेल्टा जी नॉट होता क्या है बेसिकली? डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. यही होता है ना, डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, राइट. तो स्टैंडर्ड व्हेन यू से दिस फ्री एनर्जी चेंज, तो इस फ्री एनर्जी चेंज का अपने आप में मीनिंग क्या है?
this free energy change would be, I should write in the simple language, total net energy change. यही होना चाहिए ना, टोटल नेट एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, राइट. तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो मैं अभी आपको बता रहा था 1 + 2 मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन 3, व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग कि सी व्हाई ए नॉट इज हार्ड एंड फास्ट. देखो डेल्टा एच हाइड्रेशन ए नॉट सब इंटरकनेक्टेड ही है, वो थ्योरेटिकल एनर्जीज के बारे में हमने बात की है. सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर कि हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया, राइट, एंड वी स्टार्टेड मेजरिंग द वोल्टेज, राइट. बेसिकली ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये देखो एक मिनट, आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अगर मैं ध्यान से आपको इसे बाइफरकेट करके दिखाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा. यू हैव जस्ट रिटर्न चार्ज इनटू वोल्टेज विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एन और एफ क्या है, चार्ज ही तो है. F is 1 farad charge on 1 mole of electron multiplied with moles of electron is total charge flow in the circuit. E naught क्या voltage है, right? So effectively what you are doing है, एक सर्किट के अंदर total net electrical energy change कितना है, वही कैलकुलेट कर रहे हो, because that is anyway going to be the net energy change which is equal to free energy change of the system, right? Now what you are doing कि since वो वोल्टमीटर में मेजरमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है, राइट. और एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट डेफिनेटली गलत नहीं हो सकता, वो हार्ड एंड फास्ट 100% गारंटी है. गेटिंग माय पॉइंट, राइट. तो हमने वो मेजर किया, हमने कहा डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 कब होगा, जब ई नॉट ग्रेटर देन 0, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना ली, राइट. तो आपके जब भी आपको हार्ड एंड फास्ट आंसर देने हो, थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं. वन इज ऑर्डर बेस्ड, राइट. अभी अभी जो पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में तो मैं तो कुछ लिखूंगा ही नहीं. आई विल राइट इन क्वेश्चन नंबर 30 जस्ट दिस इज द आंसर, यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. रीजन नहीं पूछ रहा है ना वो घर से, रीजन तो मुझे पता है, वो डेल्टा हाइड्रेशन एंड एवरी स्टोरी, राइट. बट अब वो हर एक डेटा थोड़ी पता होगा मुझे, दैट इज द लिमिटेशन, राइट. तो इसीलिए तो वो एक्टिविटी सीरीज बनाई है ना पूरी पूरी, जिससे हमें पता है लिथियम के साथ सोडियम नहीं आता, पोटेशियम आ जाता है. गेटिंग माय पॉइंट. इफ यू आस्क मी कि लिथियम के बाद सेकंड बेस्ट प्रोड्यूसिंग एजेंट इन फर्स्ट ग्रुप, दैट इज पोटेशियम, दैट इज नॉट सोडियम, राइट, है ना. और वो अगर उसको अब उस पर डीपर टफर लेवल क्वेश्चन बनाना ही हो तो थ्योरेटिकल रीजन भी पूछ लेगा, तो लिख देना 3 is less than 1 + 2 इन केस ऑफ पोटेशियम. बात समझ में आई आपको, क्लियर, राइट. कॉन्सेप्ट पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तो फिर हम उसमें किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं. अब पता थोड़ी है क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, राइट, है ना. तो ऑर्डर के क्वेश्चन करने हो तो ई नॉट से किया कीजिए हमेशा, क्लियर, ओके. नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट टैली हो जाएगा, एबीसीडी चारों हो जाएंगे, राइट. एक्टिविटी सीरीज से करना है पूरा. L2O3 is amphoteric while B2O3 is acidic. Why? तो मतलब एक तो रीजन सिंपल वही है कि एक तो L2O3 दोनों से रिएक्ट करता है, NaOH और HCl, राइट. whereas B2O3 doesn't react, मतलब एक तो ये रिएक्शन बेस हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा कि जो L2O3 है इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH से भी और HCl से भी. प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता है ना, सबको पता है क्या बनेगा ऊपर, वेरी गुड, NaLO2 और यहाँ पे LCl3 है, राइट. LCl3 + H2O. और B2O3 के केस में ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, NaOH के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फटाफट बनाओ, बोलते जाओ सुन रहा हूं मैं. अरे NaBO2 कैसे पता चला, NaLO2 से एक ही ग्रुप के है ना, क्या नाम होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था ना, तो सोडियम मेटाबोरेट, क्लियर, ओके. हाँ हो गया, ओके. फॉलोइंग रिएक्शंस इज ऑलरेडी पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 32 कैसे सॉल्व होगा, कुछ करना ही नहीं है अब तो, ECS सीधे ई नॉट का मतलब ऑर्डर पता होना चाहिए, वैल्यू तो ऑब्वियसली याद नहीं रख सकते, जरूरत भी नहीं है उसकी, यूज ECS, दैट्स इट. बात समझ में आई सभी को,
इसके बाद में नेक्स्ट 33 में Na प्लस Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम लिख लेते हैं जरा इसको, गिरा गया, Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा, लोगे ना आप लोग? नहीं तो वो तो एज होम असाइनमेंट आप निकाल के लेके आओ यार, राइट? मुझे डिस्कस करो नेक्स्ट टाइम को कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, फाइन। हाँ, Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो Na प्लस Mg मतलब याद से डिस्कस कर लेना है, जहां पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोई भी डाउट होता है डिस्कस विद मी इमीडिएटली, फाइन। हाँ, Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 1 2 3 लिख लेता है इनको। अब 33 का पार्ट ए में क्या है देखो, पहले कहूंगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी और साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ए एंड बी एंड सी, इन तीनों का तो एक ही ऑर्डर है 3 to 1, कोई डाउट? और डी में ये कह रहा है आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन, बताया था ना मैंने, आयनिक मोबिलिटी डिस्कस कर चुका हूं ना, ठीक है। तो डी का जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1 2 3, और ई का आंसर क्या आएगा? ई का आंसर भी 1 2 3 आएगा। हाँ बोलो सर। आयोनिक मोबिलिटी का क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी वेलोसिटी विद व्हिच आयन मूव्स, जितना हैवी आयन होगा उतना स्लो वेलोसिटी से मूव करेगा। अब हैवी कब होगा? जब डेल्टा हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो बड़े साइज का हो जाएगा, राइट? Li प्लस ओरिजिनली छोटा होता है बट बाद में सबसे बड़ा होता है, अरे हाँ, किसी को कोई डाउट? हाँ, एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब यही तो नहीं, देखो बेसिकली दो तरह की टर्म्स होती हैं, ये नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस, जनरल टर्म है वो बता देता हूं। अगर वो आपसे पूछता है एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट तो गलत वर्ड यूज कर लिया, जरूरत नहीं है इसकी। अगर वो आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ, सपोज इफ इट आस्क्स यू ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, राइट? और एक वो आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगा, ये दोनों हमेशा अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। इसके फर्स्ट वाले के अंदर ऑब्वियसली आंसर आएगा 3 to 1, बट इसके अंदर आंसर आएगा इसके अंदर आंसर आएगा 1 2 3। द रीजन इज, हाँ मतलब डेल्टा एच में तो आईपीसी का कन्वेंशन है, आपको नेगेटिव साइन साथ में लेना होगा। यहाँ पे आप 3 to 1 जो लिख रहे हो, यहाँ पे आप वैल्यूज अगर मैं लूंगा तो ऐसा कह रहे हो कि 50 जूल इज ग्रेटर देन 30 जूल इज ग्रेटर देन 20 जूल, समथिंग लाइक दैट, राइट? बट जैसे ही आपने यहाँ पे आए तो आपने एक्चुअली लिखा है -50 जूल इज लेस देन -30 जूल इज लेस देन -20 जूल। बात समझ में आई आपको? एवरीबॉडी इज क्लियर? परफेक्ट, कोई डाउट? In the preparation of Colloidal electrolytic synthesis, generally RC 34th में है, देखो 34th में क्या है? वो कह रहा है कि RC डबल O है, RC डबल O क्यों लेते हैं? RC डबल O Li नहीं लेते हैं Colloidal electrolytic synthesis में, भाई बोलो, बोलते जाओ, मैं कान से सुनता हूँ। हाँ बोलो। अरे वो प्रॉब्लम ये ना, RC डबल O Li अगर ले लोगे, राइट, तो इसके बाद में अब फिर वो RC डबल O रेडिकल और Li रेडिकल बनेगा। अब ये जो Li रेडिकल है, ये तो इसकी जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो तो बहुत ही लेस होगी, आयनिक मोबिलिटी वुड बी नेग्लिजिबल। तो वो आयनिक मोबिलिटी अगर नेग्लिजिबल है तो रिएक्शन मैकेनिज्म को यही स्टॉप कर देगा ना, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, ये तो हाइड्रेट हो जाता है ना, अग्रीड? तो ये हाइड्रेट हो जाएगा तो इसके आगे तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी ना। एवरीबॉडी इज क्लियर? परफेक्ट, ओके। $36 करते हैं, 35 अभी नहीं कर पाओगे। स्पेसिफाई ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, आयनिक मोबिलिटी ऑफ Li प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na प्लस, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स, ए इज फॉल्स। फिर नेक्स्ट वन इज B2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या है ट्रू है क्या फॉल्स है? वेरी गुड, फॉल्स।
जिंक ऑक्साइड इज एम्फीप्रोटिक, ये भी फॉल्स है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फीप्रोटिक नहीं होता है, राइट? वो एम्फीप्रोटिक लिख दिया है उसको। क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट? एकदम परफेक्ट है। अब एक काम करो, आज का स्लाइड फाइट सब मैं अपलोड करवा दूंगा, थोड़ा बहुत आपने नोट भी कर लिया, केवल जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो करो, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें एक साथ करा देंगे, वो एक आदमी देता नहीं, मैंने इसलिए दे दिया कि मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो दैट आल्सो डजंट मेक एनी सेंस। उससे बेटर तो एक डेढ़ घंटे की और एक क्लास लगा लेंगे, दैट विल मेक अ मोर लॉट ऑफ सेंस, राइट? तो घर पे जाकर के सारी चीजें रिवाइज करो और ये पूरा कंप्लीट करो। नेक्स्ट टर्म से अपने वो स्मॉल टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देते हैं, राइट? हर क्लास के एंड में वो 15-20 मिनट का टेस्ट ले लिया करेंगे, है ना? जो कुछ पढ़ा है कॉन्सेप्ट बेस्ड वो सब एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक रहेगा? ठीक है ना? हाँ बोलो। आपने बोला था मल्टीपल ऑक्साइड में मल्टीपल ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है तो हाँ एसिडिटी इंक्रीज होता है। हाँ, वो तो इसलिए बोलते हैं ना, तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि एक एलिमेंट के बहुत सारे मल्टीपल ऑक्साइड्स हैं, तो जैसे N2O3 और NO2 में से ये ज्यादा एसिडिक होगा, एसिड स्ट्रेंथ, यही कह रहे हो ना? तो ये क्यों होगा, इसका रीजन जानना है ना? हाँ, तो देखो भाई, आपके पास में MO बॉन्ड होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है MOH के अंदर, और फिर ये आगे दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, राइट? द पॉइंट इज कि M के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। ये डेल्टा प्लस चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ M बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ M बढ़ेगी डेल्टा EN1 कम होगा, नहीं होगा? होगा ना? और जैसे जैसे डेल्टा EN1 कम होता है तो वो नीचे वाला स्प्लिट होता है ना, ऊपर तो ग्रेटर देन 1.4 होता है, राइट ना? तो यहाँ पे जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे MO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? हुई ना? तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, H प्लस मिल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है? कोई डाउट? क्लियर? परफेक्ट। अच्छा, आज मैंने रिवीजन डी हुई दी आपको, अपनी रेगुलर डी हुई और रिवीजन डी हुई थी, पैरेलल चलती रहेंगी, वो मैंने आज शायद दिए, उसके ऊपर भेज दो, एक मिनट दिखाओ क्या क्या मिल गया आज। नहीं, सब कुछ दो, जो कुछ आपको मिल जाए। देखो, अब बेसिकली एक तो ये GIC का एक मैंने जस्ट नॉर्मल राइटअप दे दिया, तो इसका पेज नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और पेज नंबर 2 का ये आधा पार्ट कंप्लीट हो गया पीरियोडिसिटी तक। नेचर ऑफ हाइड्राइड से अभी आगे करना है हमें, नेचर ऑफ हाइड्राइड से मैं नेक्स्ट टाइम पे करूंगा, क्योंकि आज मैंने, अच्छा इसके अंदर बेसिकली वैसे नेचर ऑफ हाइड्राइड वाला पार्ट बस बीच में नहीं किया है, इसके बाद में लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी से फिर से हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब ये नेचर ऑफ हाइड्राइड वाला पार्ट छोड़ करके बाकी पूरा कंप्लीट है। तो ये राइटअप एक तो इसको गो थ्रू कीजिएगा, दैट इज वन। फाइन, अलाइनमेंट प्रॉपर्ली देख लीजिए, दैट विल मेक अ मोर लॉट ऑफ सेंस। एक सेकंड, मैं जरा इसको बंद कर दूं।